अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज की जो वीडियो होगी वो होगी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। लेकिन सबसे पहले आप दुरूद पाक पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम तस्लीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो बच्चों, आज की वीडियो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट कि इलेक्ट्रॉन अगर पहले ऑर्बिट में है तो उसकी क्या एनर्जी होगी, दूसरे ऑर्बिट में है तो क्या एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में है तो उसकी क्या एनर्जी होगी इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो आज हम उसकी डेरिवेशन ड्रॉ करने लगे हैं और जो हमारे पास इक्वेशन आएगी हम बताएंगे आपको कि ये इक्वेशन आपसे क्या कह रही है। ठीक हो गया। अच्छा, तो हेडिंग लगा लें, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यानी nth ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो क्या होगी, एनर्जी के लिए हम इक्वेशन ड्रा करने लगे हैं। ठीक हो गया बच्चों। ये देखें, ये है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द है इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। न्यूक्लियस पर होते हैं प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की होती है अट्रैक्शन, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक 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 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जिसका फार्मूला होता है Z² डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है कांस्टेंट, Z² डिवाइड बाई R²। Z ये है बच्चों न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है उसको कहते हैं, ये पीछे बातें हो गई हैं लेकिन रिमाइंडेड हैं, दोबारा सुन लें। Z एटॉमिक नंबर पर प्रोटॉन्स, प्रोटॉन। E क्या है, चार्ज है। एटॉमिक नंबर पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स के ऊपर E क्या है, चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ZE पॉजिटिव, E नेगेटिव मिलकर ये हो गया ZE²। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था कांस्टेंट, ये फैक्टर है कांस्टेंट। और R² क्या होता है कि दो चार्जेस की आपस में अट्रैक्शन हो और उनके दरमियान जो फासला है दो चार्जेस के दरमियान उनका स्केयर, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये आपस में किस फोर्स के साथ आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो फोर्स कैसे आएगी। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का मैग्नीट्यूड लें, कितना पॉजिटिव चार्ज है कितना नेगेटिव चार्ज है, और डिवाइड कर दें उसके रेडियस के स्केयर के साथ, उसके दरमियान जो जितना फासला है उसके स्केयर के साथ। जहाँ जो फासला है वो रेडियस आ रहा है, इस केस में रेडियस का स्केयर ले लें। ठीक है, तो आपके पास आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब जो एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट या इन nth ऑर्बिट, तो टोटल एनर्जी बच्चों बराबर होगी किसकी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये तो फिजिक्स में 9th में भी आपने पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन, और पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी और हो गई, यहाँ पोजीशन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस की वजह से जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से जो एनर्जी है, यानी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उस मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसको हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है। अच्छा, तो टोटल एनर्जी कैसे आएगी। अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास दो किस्म की एनर्जीज हैं। जैसे ये पेन है तो ये यहाँ से नीचे आए तो इसके पास हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी है और मोशन की वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के केस में भी इसी तरह है। जैसे बच्चों आपने गुलेल देखी होगी और गुलेल से जब आप पत्थर ऐसे दूर फेंके तो गुलेल के पास क्या हो, उसकी पोजीशन चेंज करने की वजह से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है
और काइनेटिक एनर्जी भी है ड्यू टू मोशन। और जब पत्थर दूर जाएगा तो किसी के सर पर जाके लगेगा या कहीं जाके लगेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इतनी बात याद रखें, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है ये तो आप जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। इधर पुट करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम कैसे निकालेंगे बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? mgh होता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के केस में बच्चों, ग्रेविटी, इलेक्ट्रॉन्स के केस में जो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो 0 AMU है और ग्रेविटी भी ना होने के बराबर, यानी इस केस में हम ग्रेविटी को स्टडी नहीं कर सकते। और इस केस में आप हाइट नहीं ले सकते कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इसकी हाइट ये होगी, यहाँ हाइट ये होगी, यहाँ हाइट ये होगी। तो लिहाजा इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला इस केस में ये वाला नहीं लगेगा। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कौन सा लगेगा? पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे हम निकालेंगे देखें। फॉर फाइंडिंग PE, potential energy of electron in nth orbit, we integrate the electrostatic force of attraction between two opposite charges। तो इसके लिए हमें इस फैक्टर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आप इंटीग्रेट ना करें क्योंकि आपकी बुक में इंटीग्रेट नहीं होगा, लेकिन आपको बताना तो ज़रूरी है कि ये वैल्यू कैसे आती है। तो बच्चों देखें, पोटेंशियल एनर्जी को आप इंटीग्रेट करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सारा फैक्टर ये कांस्टेंट है, इसको पीछे ले लेंगे, जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेट करेंगे इस फैक्टर को, डी आर 1 बाई आर स्क्वायर। ये मैथ है बच्चों, ये मैथ है, इसके लिए आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए 1 बाई आर स्क्वायर। तो अब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? आर से इन्फिनिटी तक, क्योंकि आर पहला रेडियस ले लें और इन्फिनिटी तक, यानी आगे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आगे शेल इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं। तो आ गया 1 बाई आर स्क्वायर। 1 बाई आर स्क्वायर को आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी -1 बाई आर। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक हो गया। तो ये आप अगर इस तरह नहीं कर रहे, इस तरह कर दें तो बेहतर है, नहीं करना चाहते तो फिर इसकी डायरेक्ट ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं। आता ये इस तरह है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपके पास आएगी। ठीक हो गया। अब मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ, माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक हो गया। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला वही लगा है, हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का mgh फार्मूला नहीं लग सकता, क्योंकि इस केस में हाइट का चक्कर नहीं है बच्चों, इस केस में हाइट का चक्कर नहीं है। mgh वाला फार्मूला इस केस में नहीं लगेगा, क्योंकि जो एटम्स की बात हो रही है, ये एटम्स की बात हो रही है, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, तो ये चार्ज बॉडीज़ की बात हो रही है, चार्ज बॉडीज़ की बात हो रही है। ये फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी को mgh वहाँ लगता है जहाँ अनचार्ज बॉडीज़ की बात हो, mgh हो, g इज़ ग्रेविटी, जहाँ ग्रेविटी एक्ट कर रही हो। इस केस में ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही। तो ये एटॉमिक मॉडल और चीज़ है, एटॉमिक मॉडल और चीज़ है। मून इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, तो अगर वो वाला केस होता तो फिर mgh लगता, यहाँ mgh नहीं लग सकता। चार्ज बॉडीज़ में mgh वाला फार्मूला नहीं लगता, अनचार्ज बॉडीज़ में लगता है। चार्ज बॉडीज़ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है उससे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ती है। समझ आई बात?
कि नहीं आई। तो आगे चलते हैं। तो ये सारा आपने नोट कर लिया है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये माइनस जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, आगे देखें बच्चों। प्लस माइनस माइनस आर। अब आपको क्या चाहिए? ये तो सारा है बच्चों कांस्टेंट फैक्टर, ये सारा कांस्टेंट फैक्टर है, ठीक हो गया, आर को छोड़कर। और ये वाला जो फैक्टर है ये अनकांस्टेंट है ये, तो लिहाजा इसकी वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। सॉल्व करने के लिए इसकी वैल्यू हमें बच्चों पुट करनी पड़ेगी। ठीक हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर की, या आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू हो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो, तो वो आप इसमें पुट करते हैं, लेकिन वो वैल्यू निकालनी मुश्किल बात है ख़ास एपरेटस से। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर की आप वैल्यू निकालें। अच्छा, हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? इससे पहली वाली वीडियो में जब हमने रेडियस मालूम किया था इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट से उनका जो रेडियस मालूम किया था इससे पहली वाली वीडियो में, उससे ये वाली इक्वेशन आई थी। ठीक हो गया, ये वाली इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को मैं लेता हूँ यहाँ, देखिएगा आप, ये वाला आर बच्चों, इस आर से अगर कैंसिल हो जाए तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक हो गया, एम वी स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। ठीक हो गया, इतनी बात आपको समझ में आई। अच्छा, इस पूरे फैक्टर की अगर आप वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो क्या करें? डिवाइड कर दें, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें। यहाँ मैं लिखता हूँ वी नॉट एट एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक हो गया। अच्छा, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 1, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2 एम वी स्क्वायर बाई 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया। ठीक हो, 1/2 एम वी स्क्वायर ये हो गया, जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ भी इस साइड पे 2 से डिवाइड करना पड़ा तो इस साइड पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आप देख सकते हैं, अब इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 2। यहाँ लिखता हूँ पुट इक्वेशन 1 इन 2। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ तक आए, यहाँ से फिर यहाँ गए, ये पिछली वैल्यू जो थी हमने वो पुट की। इससे पहले वाली वीडियो आप देखें जाकर, ये वैल्यू आई एम वी स्क्वायर, ये आ गया डिवाइड किया 2 से, क्योंकि हम चाह रहे हैं एम वी स्क्वायर की जगह भी आप ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, लेकिन हम चाह रहे हैं पूरे फैक्टर की वैल्यू हम इसमें पुट करें। तो डिवाइड कर दिया 2 के साथ, एम वी स्क्वायर बाई 2 इसके बराबर आ गया। ये वैल्यू अब उठाकर आप यहाँ रखेंगे, क्योंकि ये अनकॉन्स्टेंट फैक्टर है तो अनकॉन्स्टेंट की फैक्टर की वैल्यू पुट करते हैं, एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। कॉन्स्टेंट की वैल्यू, कॉन्स्टेंट को है वो तो आखिर तक चलते रहेंगे, वो तो उसको छोड़ दें आप। परमिटिविटी कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक समझ आई। अब यहाँ इस पे पुट करें वैल्यू, जेड ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सिर्फ कैलकुलेशन है बच्चों, सिर्फ कैलकुलेशन है और कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो ये आप यहाँ तक आए, फिर ये वाला नोट करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें पुट की। ये कहाँ से आई? इससे पहले वाली वीडियो में आई, डिटेल से बात हो गई है। ठीक है, ये क्या बात थी बच्चों? ये क्या बात थी? एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इससे पहली वाली वीडियो में जहाँ हमने रेडियस मालूम किया है, डिटेल के साथ ये बात होगी। ठीक है, यहाँ पुट की। इससे आगे देखिएगा, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एलसीएम आ गया, ऊपर आएगा जेड ई स्क्वायर। 4 8 में कितनी दफ़ा जाता है? 2 दफ़ा जाता है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 जेड ई स्क्वायर। तो क्या आएगा? माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये आ गई एनर्जी की कैलकुलेशन। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ तक आपको बात समझ में आई?
ठीक है, यहाँ तक समझ में आई? बोलेंगे कुछ, बोले बेटा आप। तो बच्चों दोपहर हो गई है इस वक्त और टेक्सला में हम आप पढ़ रहे हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर ये वाली जो फिगर है, ये वाली इक्वेशन है, ये हमें बता क्या रही है? तो वो हम बात आपको बताते हैं कि ये मैं अब अरेज कर दूं ताकि आपको बता सकें अगली बात। ये हमें बता क्या रही है? फ़ायदा क्या है इसका बच्चों? फ़ायदा ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं, उससे स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अहम किरदार अदा करती है एप्लीकेशंस में। तो ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक हो गया? ये इक्वेशन क्या बता रही है? लिखता हूँ यहाँ मैं एनर्जी ऑफ, ये इक्वेशन को नाम दे दूँ ना, इक्वेशन 3। ठीक है, लिखता हूँ इक्वेशन 3 tells us energy of electron is negative inverse of radius of orbit। नोट करेंगे इसको, बताता हूँ, मैं बताता हूँ। इक्वेशन 3 tells us energy of electron is negative inverse of radius of orbit। क्या मतलब इसका बच्चों? नेगेटिव एक इनवर्स का क्या मतलब होता है? आप मुझे ये बताएं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है बच्चों? बोलेंगे जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मिसाल देखें, mv²/r। आर जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतनी कम होगी, मैथ जितना ज़्यादा होगा फोर्स ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी। समझ आ गई बात? इससे भी अच्छी मिसाल दूं तो बॉयल्स लॉ वाली मिसाल है। समझ आई? प्रेशर जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना कम। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? तो ये बात तो आपको समझ में है। अच्छा, P इज इक्वल टू mv, वेलोसिटी जितनी ज़्यादा मोमेंटम उतना ज़्यादा, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो बच्चों अब आप ये बात सुने कि जो नेगेटिव इनवर्स होता है उसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका क्या मतलब है कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट जितना ज़्यादा होगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा होगी। मैं लिखता हूँ यहाँ पॉइंट, यहाँ if the radius of orbit increases from nucleus, then the energy of moving electron also increases। बात समझ में आई कि नहीं? पिक्चर के हवाले से देखो, समझ आ जाएगी। ये है पहला ऑर्बिट, ये है बच्चों दूसरा ऑर्बिट। ठीक है, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से यहाँ तक का फासला, न्यूक्लियस से यहाँ तक का फासला। कहाँ इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज़्यादा होगी? यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी। समझ आ गई? कम होगी, क्यों कम होगी? क्योंकि यहाँ रेडियस कम है, यहाँ रेडियस ज़्यादा है। रेडियस ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी से रिवॉल्व कर रहा है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, वो क्या है? ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर है, जितना रेडियस ज़्यादा है, यहाँ रेडियस ज़्यादा है ना बच्चों, यहाँ रेडियस ज़्यादा है, यहाँ रेडियस कम है। रेडियस कम तो इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी से रिवॉल्व करेगा, रेडियस ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी से रिवॉल्व करेगा। समझ आ गई बात? अच्छा, ये पॉइंट नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्क्रीन शॉट इसका लीजिएगा, मैं आगे चलूँ ताकि चले। नोट कर लिया? चल आगे।
तो बच्चों अब एक चीज़ रह गई है जिसकी हमने वैल्यू और पुट करनी है, और हमारे पास और सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये इक्वेशन आएगी -z²/8π∈r, और r की वैल्यू इससे पहली वाली वीडियो में जो हमने निकाली थी ये है आपके सामने। ठीक है, तो r की हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे -z²8π∈0 और r की वैल्यू n²h²ε0 πm/z²। ठीक हो गया। ये रकम उलट जाएगी, यानी ऊपर जाएगी तो नीचे वाली ऊपर हो जाती है। इतनी तो मैथ आपको पता होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब माइनस जेड और जेड मिलकर z², e² और e² मिलकर e4। ठीक हो गया। और पाई पाई से कैंसिल और m। ठीक हो गया। एप्सिलॉन को आप एक दफ़ा ही लिखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है पहले का, इसका वैल्यू इंतहाई कम है तो स्केयर ना लें, n² h² लगा भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ आ गई? ठीक है, ये वैल्यू आ गई। समझ आ गई बच्चों यहाँ तक? ठीक है, आगे देखिए। एप्लीकेशंस इसकी बड़ी है बच्चों। स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन तो मस्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन है तो हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन की केमिस्ट्री को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी और भी कंपाउंड्स हो सकते हैं लेकिन कार्बन हाइड्रोजन मस्ट होते हैं। अच्छा, आगे अब ये वैल्यू आपके पास आ गई, तो -me4/8 ठीक है, z²/n²। फॉर हाइड्रोजन एटम z = 1, अच्छा, अब बच्चों ये जो बातें हैं सारी, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.01 × 10⁻31 kg। ठीक हो गया। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.602 × 10⁻19 कूलम। एप्सिलॉन की वैल्यू है 8.84 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर। H की वैल्यू क्या है, 6.636 × 10⁻34 जूल सेकंड। समझ आ गई? तो ये सारी वैल्यूज आप इसमें रखेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चों, मैं तो लिख देता हूँ सारी वैल्यूज। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन क्या है, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। ये सारी वैल्यूज आप नोट करेंगे, एकदम नोट करेंगे। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को नोट करेंगे। तो अच्छा, एक और बात मेरे जहन में आई, ये कि मैंने ये वैल्यूज़ देखी हैं 6.34 है बच्चों। बास बुक में भी ये लिखा हुआ है 6.25 भी लिखा होगा, लेकिन 10⁻34 होगा, तो इससे ये
फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एच की जो यूनिट है वो है बच्चों जूल सेकंड कूलम स्क्वायर जूल पर मीटर। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ आपने यहाँ पुट करके आंसर लेके आना चाहते हैं तो आप ले आएँ। तो इन सारी वैल्यूज़ को जब आप इस कांस्टेंट में पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी ई की वो आएगी -2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/n²। और एनर्जी है तो किस में आएगी, जूल में आएगी एनर्जी, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। यही है वैल्यू। ठीक हो गया, तो ये वैल्यू इसकी आती है। ये सारे कांस्टेंट यहाँ पर रखें, ये वैल्यू आपको मिलेगी। अब बच्चों ये इक्वेशन क्या बता रही है आपको, ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये इक्वेशन ये बता रही है कि ये सारा आपने नोट कर लिया होगा, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ। इसको हम इक्वेशन 4 कह देते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑर्बिट। क्या मतलब इसका, इसका बच्चों क्या मतलब है कि जैसे जैसे आपके पास ऑर्बिट ज़्यादा होते जाएंगे एनर्जी आपके पास ज़्यादा होती जाएगी। increases then energy of moving electron in respective orbit also increases। तो बच्चों ये थी आज की वीडियो, समझ आई बात आपको। मतलब क्या कि यहाँ n की वैल्यू अगर 1 हो, 1 का स्क्वायर हो n की वैल्यू, तो एनर्जी जो आएगी वो और होगी। n की वैल्यू अगर 2 हो तो एनर्जी ज़्यादा आएगी। n की वैल्यू 3 हो तो एनर्जी और ज़्यादा आएगी। n की वैल्यू 4 हो तो एनर्जी और ज़्यादा आएगी। यानी जैसे जैसे n की वैल्यू, जैसे मैं ये वाला रिलेशन लिखूँ तो आपको समझ आएगी बात, जैसे जैसे n की वैल्यू बड़ी होती जाएगी एनर्जी भी ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू 1 लिखूँ तो ये, जब n की वैल्यू मैं 2 पुट करूँ तो 4, n की वैल्यू 3 पुट करूँ तो 9। जैसे जैसे n की वैल्यू ज़्यादा वैसे वैसे एनर्जी भी ज़्यादा। किसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की। किस में, उस ऑर्बिट में जिस ऑर्बिट की वैल्यू आपने पुट की है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको ये बता रही है। तो ये बातें थी इलेक्ट्रॉन के हवाले से जो आपने सीखी आज। तो इसको फिर आगे नेक्स्ट हम फर्दर पढ़ेंगे इंशाल्लाह।